डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटी इंग्लिश क्लासेस में। जैसे कि आज आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव्स जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है उसका प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आप लोग निश्चित रूप से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वी डैश डैश रैन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। हम लोग भारत में प्रत्येक सीजन में, सभी सीजन में वर्षा पाते हैं। गेट दिया है, गेट्स दिया है, गेटिंग दिया है, गॉट दिया है। तो वी के साथ हम सभी जानते हैं कि V1 यानी वर्ब का पहला रूप लगता है जब सब्जेक्ट के रूप में वी हो, आई हो और यू हो, दे हो और एक से अधिक नाम यानी नेम्स हो, तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सेंटेंस डैश डैश। तो यहाँ देखिए, ही ओपेजेज, ये होगा ही नहीं। ही सी इट के साथ ही सी इट वन नेम देखेंगे, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार। तो इसमें ही के साथ ओपोजेज, ही ओपोजेज अस, ही ओपोजेज अस अगेंस्ट, ये सेंटेंस गलत है, यह सेंटेंस गलत है। ये ही अस ओपोजेज, यस के साथ आएगा ही नहीं ओपोजेज, तो ये सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। आई वेंट आउट टू माई फ्रेंड, चूज द करेक्ट फ्रेज। तो यहाँ फ्रेज आंसर होगा सी ऑफ, आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, इट वॉज काइंड डैश डैश यू टू हेल्प मी। तो यहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखेंगे यहाँ पर काइंड के साथ ऑफ लगता है, इट वॉज काइंड ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, आई विश ही डैश डैश गेट वेल सुन। तो देखिए यहाँ अगर किसी वाक्य में आई विश लगा हो या इफ लगा हो, इसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर पास्ट का ही यूज होता है। अगर बी होगा तो इसके लिए वेयर लगा देंगे, V1 होगा तो इसके लिए V2 लगा देंगे, और नहीं तो विल का वुड लगा देते हैं। याद रखना ये बात। अब बात देखते हैं हम लोग कि बी के लिए वेयर, अगर पास्ट टेंस का ही यहाँ यूज करते हैं तो वेयर आएगा, नहीं तो वर्ब का दूसरा रूप, नहीं तो वुड। तो इसमें देखिए, आई विश ही डैश डैश गेट वेल सुन, तो यहाँ वुड गेट वेल सुन। आगे देखिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ दिया है, आई हैव टू टीच इंग्लिश डैश डैश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, तो इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी, पहला ऑप्शन। टॉट बाई मी इन इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाई मी टॉट इंग्लिश। अब देखिए कौन सा इसमें आंसर होगा, इसके लिए आप लोग बेचैन होंगे, लेकिन यहाँ कौन सा आंसर नहीं होगा ये खोजना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, आई जो है सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश चला जाएगा इधर, आई आ जाएगा इधर। देखिए यहाँ इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश को ले आइए इधर, तो आ गया पहले इंग्लिश। और यहाँ हैव है तो इंग्लिश के अनुसार हैज लगेगा। और 2 प्लस टीच, याद कीजिए जब हम पढ़ाए थे वॉइस, तो 2 प्लस V1 का पैसिव में 2B प्लस V3 बताए थे। तो यहाँ पर टू टीच का टू बी टॉट बाई आई का मी। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, तो हम लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन इंग्लिश इज टू बी टॉट बाई मी फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्लाइड पे, शिमला इज मच डैश डैश देन चंडीगढ़। तो यहाँ देखिए फार्दर या फर्दर या आइदर क्या होगा, तो यहाँ पर फार्दर होगा, दूर के सेंस में लेंगे कि शिमला चंडीगढ़ से अधिक दूर है। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, चूज द ओड वन आउट। चूज करना है कि इसमें से ओड कौन है। ओड का मतलब विषम,
तो देखिए व्हीट जो है ये गेहूँ अनाज है, पैडी धान है, बार्ली जो है कि जौ है, मस्टर्ड एक तेलहन है। ये जो है कि इससे ओड। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें आर्टिकल लगाना है। तो जैसे कह रहा है कि सी वांट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर, तो आप लोग जानते हो इंजीनियर ई से शुरू है और इसका उच्चारण भी ई आएगा स्वर वर्ण में, इंजीनियर। तो इसके लिए एन हम लोग लगाते हैं। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आप लोग जानिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे, यहाँ देखेंगे 10 नंबर कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर ए न्यू डैश डैश। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन सी का खोज किया था? तो उसने भूमि का खोज किया था, लैंड का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। आई डैश डैश टेकन माई कैमरा। तो आई के साथ अगर डैश डैश देकर वर्ब का तीसरा रूप हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ब का तीसरा रूप आता है कब? जब हैव हैज हो, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो ये कौन टेंस हो जाता है? PR3, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अनुसार यहाँ आई के साथ हैव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे 12 नंबर, यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। ही डैश डैश इज बेंट रनिंग हिमसेल्फ। ही इज बेंट डैश डैश रनिंग हिमसेल्फ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चूज करना है, तो इसमें बेंट ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस करेक्ट चूज करना है। तो ही इज सो टॉल एज आई, सो लगेगा नहीं। ही इज एज टॉल एज आई आर होगा नहीं। ही इज सो टॉल एज आई एम होता नहीं है। तो ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना ही लंबा है जितना मैं। ये डिग्री का क्वेश्चन है और पॉजिटिव डिग्री में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 14 नंबर। माई फिंगर्स वेर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर्स हैड टू राइट दैट नोट डैश डैश मी। यहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? तो नोट फॉर होता है, FOR, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो आप लोग जानते हो कि ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के पहले THE लगता है, तो द का प्रयोग करेंगे, THE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए स्लाइड को पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन 100 है और लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चॉकलेट का स्पेलिंग चोकोलेट, तो देखिए कौन सा होगा? CHOCO कह दिया है, हाँ, LATE। तो ये आपका आंसर हो गया चॉकलेट। 16 के बाद आइए 17। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो लाफ्ड लगा है तो पहले हिम का ही हो जाएगा, उसके बाद लाफ्ड के यानी वर्ब का दूसरा रूप। तो मैं बताया था कि वर्ब का दूसरा रूप यदि एक्टिव में हो तो पैसिव में वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। ये पैसिव हो गया, ध्यान रखिएगा। वाज वाला खोजिए, तो यहाँ भी वाज वाला है, यहाँ भी वाज वाला है, सब वाज में ही है। अब चलिए, इससे तो काम चलेगा नहीं। अब इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप डायरेक्ट खोजिए कहाँ है। तो वाज के बाद यहाँ बीइंग है, तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ भी वाज के बाद बीइंग है, तो आंसर होगा नहीं। वाज के बाद अब बचता है कि यहाँ भी वर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ भी वर्ब का तीसरा रूप है। तो फिर देखेंगे, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। यहाँ लाफ्ड के बाद एट नहीं है, यहाँ लाफ्ड एट देखिए दिया है, तो यहाँ लाफ्ड एट वाला ही आंसर हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। ए डे ऑफ रेस्ट इज। ए डे ऑफ रेस्ट इज मतलब आराम का दिन क्या कहलाता है? या ध्यान रखिएगा, रेस्ट मतलब आराम का दिन क्या कहलाता है? तो हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है 19। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो,
इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहेंगे? तो पति मर गया हो उस औरत को तो विधवा कहते हैं, लेकिन पत्नी मर गई हो उसके पति को विधुर कहा जाता है, और विधुर को अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं। विडोवर, विडोवर का मतलब विधुर, यानी वो आदमी विधुर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश डैश फॉरबिडन। ऑल कमिंग एंड गोइंग, तो इसके साथ पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से वर्ब लगेगा, तो वाज लगेगा, याद रखिएगा। कमिंग एंड गोइंग को देख करके आप लोग दो सब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा, ताकि वेयर लगा दे। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन होता है। नेक्स्ट आपका स्लाइड है, यहाँ देखेंगे, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड गिल्टी है, GUILTY। ये टाइप करते समय छूट गया है कि किसका देना है अपोजिट, तो मैं आपको बता दूं कि गिल्टी मतलब दोषी होता है, तो इसका अपोजिट इनोसेंट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है नारेशन का। ही सेड मे गॉड ब्लेस हिम। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का नारेशन है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो मे गॉड हो तो इसको गॉड माइट में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ सेड है इसलिए। तो यहाँ पर पहले इससे देखेंगे कि कौन सी का बोध हो रहा है। तो मे गॉड ब्लेस यू, तो ये प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो इसके सेड को प्रेड में बदल देंगे। बाकी कहीं प्रेड है या नहीं है तो सब गलत हो गया, यही है, इसका आंसर हो गया ए नंबर। ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे आपके सामने, यहाँ देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट वर्ड यहाँ पर वर्ड होगा WORD, देखिए। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड में हम लोग देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी का होता है OPPORTUNITY, OPPORTUNITY, तो ये C नंबर आंसर करेक्ट है। 24, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल भरना है, ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल। तो वी लाइक डैश डैश, ए म्यूजिक होगा नहीं, एन म्यूजिक होगा नहीं, द म्यूजिक होगा नहीं, तो नो आर्टिकल इसमें आंसर हो जाएगा, यानी इसमें आर्टिकल नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे, द साइनोनिम ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब मधुर, मधुर होता है, तो मधुर का साइनोनिम। अब साइनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, सेम मीनिंग वर्ड, याद रखेंगे, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द, समानार्थक शब्द। तो साइनोनिम का भी मतलब होता है मेलोडियस, तो मेलोडियस का यहाँ फाइन होगा नहीं, जर्नी होगा नहीं, ग्रीफ नहीं, तो मेलोडियस यानी मधुर से ये म्यूजिकल जुड़ा हुआ है, इसका भी मतलब म्यूजिकल का मतलब भी मधुर हो जाएगा। तो 25 नंबर का आंसर आपका म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, लेट दिस बी डन बाय मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो लेट मी डू दिस, यहाँ देखिए, लेट मी, लेट अस, ये आंसर होगा नहीं, यहाँ पर मी है इसलिए हम लोग मी वाला खोजेंगे। ये दिस टू बी डन बाय मी होगा नहीं, लेट आई डू दिस होगा नहीं, तो बच गया क्या, लेट मी डू दिस। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। एंटोनिम का मतलब ओपोजिट मीनिंग, ओपोजिट वर्ड, ध्यान रखिएगा, यानी विपरीत शब्द, विपरीत शब्द। तो मॉडर्न का कह रहा है, तो मॉडर्न मतलब आधुनिक, तो आधुनिक का प्राचीन यानी एंशिएंट। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, 28 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश डैश द एंड ऑफ द लेसन। 28 का आंसर एट हो जाएगा, एट होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29, वी बिलीव इन इमोरालिटी ऑफ द डैश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वी बिलीव इन इमोरालिटी ऑफ द डैश डैश, तो यहाँ सोल आंसर होगा, SOUL। देखिए सोल माने आत्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
30 नंबर, हाउ डैश डैश डू यू वांट, तो हाउ मच डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट, ये इजी है। आपके सामने 31 नंबर है स्क्रीन पे, यहाँ दिया है कि करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। जैसे इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग, और इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, और इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार नहीं बनेगा, ये सिंपल पास्ट में यूज होता है कि अगर किसी वाक्य में, देखिए यहाँ इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज हाई टाइम लगा हो, तो इनके साथ याद रखने वाली बात यह है कि इनके साथ वर्ब के दूसरा रूप यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। सिंपल पास्ट, देखिए सिंपल पास्ट देखना है, सिंपल पास्ट यूज कीजिएगा। तो सिंपल पास्ट के अनुसार स्टार्टेड वाला सही होगा, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है 32, ही हियर्ड ए नॉइज फुल स्टॉप ही गेट अप, एक वाक्य यह है, एक वाक्य ही गेट अप है, और दोनों को जोड़ के एक वाक्य बनाना है। तो इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो हैड हियर्ड ए नॉइज सी सो ही गॉट अप, ये आंसर नहीं होगा। हैविंग हियरिंग ए नॉइज ही गॉट अप नहीं होगा, ये आंसर होगा एज ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, तो आंसर एबोव ऑल हो जाएगा। फॉल्स मतलब असत्य होता है, झूठा होता है, झूठे मित्रों से सावधान रहिए, सबके बावजूद भी झूठे मित्रों से सावधान रहिए। उस पब्लिक ओपिनियन वाज द बिल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन वाज डैश डैश द बिल, पब्लिक ओपिनियन 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 वाज डैश डैश द बिल, तो यहाँ पर अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है 35 नंबर, और है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इसमें से स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। तो करेक्टली इसमें वुलन तो यही है भाई, बाकी सब गलत है, ये देखिए वुलन का स्पेलिंग सब गलत है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम। साइनोनिम का मतलब मैं बता चुका हूँ, सेम मीनिंग यानी समानार्थक वर्ड, यहाँ पर वर्ड डालिए, यानी समानार्थक शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो परफ्यूम का मतलब भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो परफ्यूम और सेंट एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर सेंट इत्र होगा, इत्र, आई परफ्यूम मतलब भी इत्र। इत्र, मित्र और चलचित्र कभी नहीं बदलता है, इसलिए इसको बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इत्र, मित्र, चलचित्र बदल देने से समस्या हो जाती है। आप लोग भी इत्र, मित्र और चलचित्र एक ही को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे सामने है 37 नंबर, इसमें कह रहा है कि द बुक विल बी बॉट बाय सीता, द बुक विल बी बॉट बाय सीता, और इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो सैल और विल के साथ जब बी लगा हो तो केवल सैल विल प्लस V1 आंसर होता है, V1। सैल विल के साथ V1 खोजिए, यहाँ विल बॉट आंसर होगा नहीं, हैड टू बाई होगा नहीं भाई, क्वेश्चन में विल है आंसर में हैड कहाँ से आ जाएगा, फिर क्वेश्चन में विल है आंसर में मस्ट कहाँ से आएगा, बच गया कौन सी, सीता विल बाई द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आई डैश डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो देखिए दो पार्ट का सेंटेंस हो, व्हेन से जुड़ा हो, डैट से जुड़ा हो, या फिर किसी कंजक्शन से जुड़ा हो। एक पार्ट यहाँ वाज लगने से पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में होगा, तो यहाँ पर माइट भी पास्ट है, कैन भी पास्ट है, मे भी पास्ट है, प्रेजेंट है, सॉरी
माफ़ कीजिएगा, ये आंसर होगा नहीं, में कैन भी होगा नहीं, माइट इसलिए नहीं होगा कि आई डैश डैश स्विम, मैं तैर सकता था, व्हेन, जब मैं जवान था। तो पास्ट टेंस के हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट के हैबिट नहीं बल्कि आपको मैं बता दूं, पास्ट के क्षमता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी को दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैं जब जवान था तो मैं तैर सकता था, तो कुड आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुड मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। अमर सेज डैट, यहाँ देखेंगे, अमर सेज डैट ही डैश डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। तो यहाँ सेज है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है। तो सेज है तो यहाँ टैक्स हो जाएगा, TAKES। ये भी वर्ब का 5वां रूप, यहाँ भी नरेशन के अनुसार वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए जब ये प्रेजेंट में रहे तो यहाँ प्रेजेंट ही होता है, तो प्रेजेंट तो ये भी है, लेकिन इज टेकिंग नहीं होगा, एवरी डे लगा है। तो एवरी डे तभी लगता है जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो। तो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार वर्ब का 5वां रूप यहाँ लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम एंड टेंस भी ऐड कर दिया है और नरेशन भी ऐड कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाई कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्लाइड पे, और आशा करता हूँ कि अभी तक के क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे और अपने आंसर से मिलाए होंगे। 40 नंबर, आई से डैट आई राइट अ लेटर। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट में है, इसे डायरेक्ट में बदलना है। एग्जाम में एक्चुअली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों आता है, इसलिए दोनों पर ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में से है तो से वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पहले ही सेड वाला है तो नहीं होगा, सेइंग है नहीं होगा, यहाँ भी वाज सेइंग है नहीं होगा, बच गया कौन चीज़ आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा नारेशन और वॉइस में, कौन आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ है वही आंसर में आप लोग को डालना है। मैं आपको बता, यहाँ आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन, वुड यू माइंड डैश डैश द डोर। यहाँ पर वुड यू माइंड शटिंग द डोर। ये शटिंग थोड़ा सा कंफ्यूजनल लग रहा है मुझे, ये आंसर लग रहा है शट द डोर। वुड यू माइंड शट द डोर, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वुड लगा है तो यहाँ वर्ब का पहला रूप आना चाहिए, ये वर्ब का पहला रूप आना चाहिए। वुड यू माइंड शट द डोर, शटिंग द डोर सस्पेक्टेड है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और देखेंगे, द बस केम टू एन अब्रप्ट हाल्ट। ये कर अंडरलाइन वर्ड, इसको अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं। और कह रहा है कि इसका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसका करेक्ट मीनिंग चूज करना है। तो इसका सडन होगा, अचानक। एब्रप्ट का मतलब सडन। 43, द पुलिस मैन रैन डैश डैश द थिफ। ये तो क्लियर है, रैन आफ्टर का मतलब के पीछे होता है, यानी पुलिस मैन चोर के पीछे भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आपके सामने है, रेखा हैज हर्ट हर्ट डैश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो रेखा एक लड़की का नाम है, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं बता दूं, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई होगा, ही का हिमसेल्फ होगा, और सी का हर सेल्फ होगा। इसी तरह सी लड़की का इंडिकेट करेगा और ही लड़का को इंडिकेट करेगा। तो लड़की हो गर्ल तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ लगाएंगे। तो रेखा एक लड़की का नाम है, इसके साथ हर सेल्फ आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, ही वेंट ऑन टॉकिंग होगा आंसर। यहाँ टू टॉक बहुत लड़कों ने बनाया है लेकिन ये गलत है, ही वेंट ऑन टॉकिंग।
डियर स्टूडेंट्स 46 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। ही डज नॉट गो टू मार्केट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन टैग बनाना है तो ही लगा है, डज लगा है, नॉट लगा है, तो इसका क्वेश्चन टैग डज ही हो जाएगा और इसका हिंदी होगा नौ। जैसे कि क्वेश्चन टैग आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों को बताया गया है, तो डज ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। ही डैश डैश टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने से भाई इनकार कर दिया, रिफ्यूज हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनता है, कॉमन सेंस को भी ध्यान में लगाइएगा, कॉमन सेंस को अपनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। कॉमन सेंस के आधार पर यह क्वेश्चन है कि ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने से, यहाँ देखिए उसने मेरी सहायता करने से इनकार कर। नेक्स्ट स्लाइड 48 आपके सामने है। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश डैश टू हाई, डैश डैश टू हाई। इस डैश डैश पर भरना है वर्ब, VERB। कौन से वर्ब को लगाएंगे इसमें? आर, हैव, हैज, इज। तो यहाँ पर आप लोग इज लगाइए, इज। ये पेपर और प्रिंटिंग एक साथ मतलब यूज करने वाली चीज़ है, और एक साथ यूज होने वाली चीज़ के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इज यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इसलिए टू हाई यहाँ पर इज हो जाएगा। आखिर हम लोग पहुँच ही गए अर्ध शतक में 49 क्वेश्चन पे, और ध्यान देंगे यहाँ है ही इज नॉट डैश डैश होम, तो नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। प्रीपोजिशन लगाना है कि वह घर पर नहीं है, ये प्रीपोजिशन देखिएगा। उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में ये रहा आपका 50, यानी अर्ध शतक हम लोग लगा लिए, हाफ सेंचुरी। क्वेश्चन में ही इज लेजी, यहाँ देखिए ही इज लेजी एक सेंटेंस है, ही विल फेल ये दूसरा सेंटेंस है, तो इसको ऐड करना है। तो क्वेश्चन है कि ही इज लेजी फुल स्टॉप ही विल फेल, और करेक्ट कॉम्बिनेशन जिसको सिंथेसिस कहते हैं जोड़ देना है। तो ही इज लेजी वह आलसी है, ही विल फेल वह फेल हो जाएगा। कॉमन सेंस ये कह रहा है, तो वह फेल हो जाएगा क्योंकि वह आलसी है। कॉमन सेंस से जोड़ दीजिए, तो क्योंकि का अंग्रेजी बिकॉज होता है, बस ये आंसर हो गया। इस समय से ज़्यादा ग्रामर यहाँ पर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समस्या होगा, इसलिए कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा क्योंकि वह आलसी है, अगर आलसी नहीं होता तो फेल नहीं होता। तो यह जुड़ गया बिकॉज से, ये बिकॉज कंजक्शन है। चलिए शुभ शुभ करते हैं, 51 पे पहुंच गए हम लोग। फिर से नारेशन आपको देखने को मिल रहा है। 51 क्वेश्चन में ही सेड इट मे रैन टुमारो, उसने कहा कि कल वर्षा हो सकती है। तो आप लोग पढ़े हो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो मे को माइट में बदल देते हैं, और टुमारो को क्या चीज़ में बदलते हैं आप लोग को बताया गया है। तो इसका हो जाएगा ही सेड डैट इट माइट रैन द नेक्स्ट डे। तो ही सेड डैट, देखिए कहीं यहाँ पर है, ही का ही हो गया, सेड का सेड हो गया, डैट हो गया, मे का माइट हो गया, और टुमारो का द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे तब। ये आपका नारेशन का रूल्स में पढ़ाया गया है, चेंज ऑफ टेंस में और चेंज ऑफ अदर वर्ड में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, डैश डैश यू लैंड मी योर बुक, डैश डैश यू लैंड मी योर बुक। यहाँ पर हैव के साथ लैंड लगेगा नहीं, मस्ट के साथ लगेगा नहीं, तो विल लगाइए। विल यू लैंड मी योर बुक। ये क्वेश्चन है आई बैंग्ड माई डैश डैश ऑन द फ्लोर। तो देखिए ये TOE, टो मतलब पैर की उंगली होता है, पैर की उंगली, ये आंसर आपका हो जाएगा। 54 में देखिए डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश डैश टू द जिम, तो व्हेन यू गो टू द जिम होगा। ईच चाइल्ड डैश डैश एन आइसक्रीम, तो ईच के साथ इवरी के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हैज होगा। ईच एंड इवरी के साथ हैज लगता है, ये याद रखना है। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इज, आयरन इज, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही गलत है, द मोस्ट यूजफुल होगा।
ऑफ ऑल द मेटल्स। तो आप लोग जानते हो कि यह द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव है मोस्ट यूजफुल। तो इसके साथ निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नो अदर का प्रयोग करते हैं। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ये डिग्री का क्वेश्चन है और चेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, ही डैश डैश वर्क्स। तो ही हार्ड वर्क्स, ही विथ हार्ड वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स। तो ही हार्ड वर्क्स, वह कठिन परिश्रम करता है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ सब में करेक्ट का था, इसमें इनकरेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर आई डोंट केयर ऑफ दिस, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द ट्री वाज कवर्ड विथ फ्लावर्स। तो सही है, ये गलत है, आई डोंट केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, दे डैश डैश हिम चेयरमैन। उन लोगों ने उसे चेयरमैन बनाया या बनाते हैं, जी नहीं बनाया। इलेक्टेड मतलब चुना, चुना, चेयरमैन के रूप में चुना। डियर स्टूडेंट्स 60 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग पहुंच गए और फिर से आपको मिला करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, क्योंकि स्पेल्ट वर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। देखिए तो इस पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सुधारिएगा। बंडल का स्पेलिंग कर रहा है बंडल, 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 ब्योंडल। तो BUNDLE होता है बंडल का स्पेलिंग। यहाँ तक आपका ग्रामर क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से बुक में प्रवेश करते हैं, जो रेनबो पार्ट 2 प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन तथा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलेगा। आइए देखते हैं 61 नंबर खोलता हूँ। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम। देखिए ये वर्स लाइन ट्रिक है। कह रहा है कि कोई मुझसे पहले मेरे पानी के टब पे आया और मैं उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैं सेकंड कमर था, मतलब दूसरी बार आने वाला व्यक्ति था, दूसरे श्रेणी में। तो ये आप लोगों को याद होगा कि यह स्नेक चैप्टर से लिया गया लाइन है। पूछ रहा है कि किस पोएम से यह लाइन लिया गया है। तो स्नेक, जिसको DH लॉरेंस ने लिखा है, DH लॉरेंस उन्होंने लिखा है ये पोएम। ये 9 नंबर पोएम आपके लेसन का है, पोएट्री सेक्शन का 9 नंबर लेसन, पोएट्री सेक्शन लेसन नंबर 9 का है। और इसके राइटर है DH लॉरेंस। और ये उन्होंने ही बताया है एक स्नेक के बारे में कि भाई एक सांप था जो मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रॉफ पे आया था। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है स्क्रीन पे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस अदर पोएम्स। किसने लिखा है ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, किसने लिखा है। तो 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस। यहाँ देखिए ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स किसने लिखा है। तो आपको बता दिया जाए कि कमला दास, जिन्होंने माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी लिखा है, उसी के इंट्रोडक्शन में आप लोग पढ़िएगा तो मिलेगा कि किसने लिखा है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर हैं, जो आपका 10वां लेसन है पोएट्री का, उसी की राइटर ने, कमला दास ने, ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स भी लिखा है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। तो यहाँ देखिए ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, ये जो राइटर हैं KKN दारूवाला, फायर हिम चैप्टर जो लिखे हैं, वहीं जो है दाह संस्कार करने से बचने के लिए धर्म के कारण पेश धर्म से ही कौन है, तो जोरोस्ट्रियन है, यानी पारसी हैं। और पारसी लोग अपने शरीर को आग और पानी के हवाले नहीं करते हैं, ये बात पता है। इसलिए लोग अपने लाश को ले जा करके टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि KKN दारूवाला धर्म से क्या थे, जोरोस्ट्रियन थे, या हिंदी में आएगा तो पारसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, द पोएट इज द स्नेक इन वे ऑफ, अफ्रेड ऑफ, रनिंग अवे फ्रॉम, रेडी टू हाइड फ्रॉम। तो यहाँ अफ्रेड ऑफ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 65 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस
आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम, माने इन सबको ऑब्जर्व करके हमारे जो पूर्वज थे हम लोग को माना किए लग्जरीज एंड प्लीजर, आराम और आनंद की वस्तुओं से दूर रहने के लिए। ये किस लेसन से लिया गया है लाइन? तो देखिए केवल पोएट्री सेक्शन से ही लाइन नहीं लिया जाता है, प्रोज सेक्शन से भी उठा के लाइन पूछ देगा और कहेगा कि यह किस लेसन से लिया गया है। तो ये पूर्वज वाली बात आ जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको M.K. गांधी ने लिखा है, यह ऐसे है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर क्या है? ऐसे है। नेक्स्ट 66 है द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। ये परिवार बहुत बड़ा है और लगातार हम दो हमारे गिन लो के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, और तेज गति से बढ़ते जा रहा है, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ भारत इज माई होम चैप्टर में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति पद का चढ़े थे तो भारत इज माई होम में ये लाइन बोले थे। तो पूछ रहा है कहाँ से लिया गया है? तो ये जाकिर हुसैन जी लिखे हैं, ये लाइन स्पीच दिए हैं। उन्होंने ही यह बात कहा है कि यह फैमिली मतलब भारत का जो परिवार है बहुत बड़ा है और लगातार वृद्धि करते जा रहा है। तो इसलिए यह लाइन हो जाएगा भारत इज माई होम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 द नारेटर ए पिंच ऑफ सन ऑफ वाज या एन ऑन प्रोबेशन। जो ए पिंच ऑफ सन ऑफ के राइटर हैं मनोहर मलगांवकर याद रखेंगे। ये क्या चीज़ का ट्रेनिंग में थे भाई? प्रशिक्षण में, इसका हिंदी होता है प्रशिक्षण, मैं आपको बता दूं। तो ये अंडर सेक्रेटरी में थे। 68 नंबर क्वेश्चन है 68 मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश डैश इन 1964। 1964 में वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ऐसे व्यक्ति थे, युवा व्यक्ति, जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। ये 69 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज डैश डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज एन डैश डैश। तो भाई इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो ये अमेरिकन पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये रोमांटिक रिवाइवल के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ। ये देखिएगा राजमोहन वाइफ पूछता है किसने लिखा था। तो राजमोहन वाइफ एक नोवेल का नाम है, ये एक नोवेल है और ये नोवेल लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखे थे ये पूछ रहा है, इसके बारे में हम लोग बता दें। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है 1864 में लिखे थे, 1864 में लिखे थे। 73 नंबर क्वेश्चन इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। यानी डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू बनाना। जब जानवरों को पालतू बनाया गया तो उससे क्या चीज़ का खोज हुआ, इन्वेंशन हुआ? पढ़ने का कि लिखने का कि खेती करने का कि रिलीजन का? तो एग्रीकल्चर आंसर हो जाएगा। और पुनः हम लोग पहुंच गए 74 नंबर क्वेश्चन पे कि फैंसी ए लैड स्पेंडेड हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक बट विथ गॉड्स इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लड़का हमेशा अपना समय इसी जो कद्दू वगैरह का काम है उसी में जो है कि अपना समय व्यतीत करते रहता है। तो आप लोग पढ़े होंगे द आर्टिस्ट, जिसमें सेब्बै नाम का लड़का है, सेब्बै। और ये सेब्बै, एक मिनट, सेब्बै नाम का लड़का है जो अपना समय गॉर्ड माने जापानी एक फल है जिसको हम लोग के यहाँ कद्दू कहते हैं, उसी को खरीदने में, उसी का कलाकृति करने में समय व्यतीत करते रहता है। तो ये लाइन जो है द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है? सिग्गा नोया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन है 75 और इसमें कहा जा रहा है कि डैश डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो ये हो जाएगा सडेन्स वुमेन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश डैश ऑफ द न्यूज़ पेपर। यहाँ डैश डैश होगा, डैश डैश टू द न्यूज़ पेपर, डैश डैश टू द न्यूज़ पेपर। तो ये आपका हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, रिवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 77, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश डैश अल्फ़ाबेट। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता था। ये इस समय के जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होता था, अलग होता था। अगर र्यूनिक अल्फ़ाबेट में इस समय अपना नाम लिख दिया जाए तो लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए ये र्यूनिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग ओल्ड इंग्लिश में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने है 78 नंबर, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेज इन द इंग्लैंड। देखिए, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेज, यानी जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ तो क्या चीज़ का सीरीज लाया, क्या चीज़ का सीरीज अपने में बदलाव किया इन द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई 78 का बी, प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण काफ़ी बदल गया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इंग्लैंड परिचित हुआ 1476 में। याद रखना है, यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह हम लोग पहुंच गए 80 नंबर क्वेश्चन पे, इंग्लिश इज ए डैश डैश द विंडो टू द वर्ल्ड। तो एक ही बार में आप लोग को याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी जो है संसार की खिड़की है, संसार की खिड़की है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द पोएट वाज ड्रेस्ड विथ, देखिए द पोएट वाज ड्रेस्ड विथ ही सॉ द स्नेक। ये स्नेक चैप्टर का लाइन है, स्नेक, जिसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। और इसमें पूछा जा रहा है कि कवि ने जब सांप को देखा तो उस समय क्या पहने हुए थे, उनका पोशाक क्या था। तो ये पायजामा में थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम। पूछ रहा है कि मैं खुद गाता हूँ, खुद खुशियाँ मनाता हूँ, और मैं जो मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपको भी मानना पड़ेगा। ये लाइन किस लेसन से लिया गया है? तो सेल्फ लगा हुआ है ना, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आंसर डाल दीजिएगा। इसको लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन। ये अमेरिका के थे, तो इसलिए इनको अमेरिकन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जन्म 1819 में हुआ था और 1819 में यह जन्मे थे। और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ यानी इनकी मौत हो गई थी। 1819 में बॉर्न हुआ था, याद रखेंगे। और ये अमेरिकन पोएट थे, ये पूछता है। 83 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने है, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन लास्ट। ये देखिए, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। ये जानते हैं किस लेसन का ये लाइन? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तीसरा पोएट्री। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसके राइटर हैं W.H. ऑडेन जी, याद रखिएगा। तो इसमें डिस्ट्रेस बनाएगा। 84 आपके सामने है, टू बेंड विथ एप्पल्स, मतलब एप्पल्स के पेड़ को बेंड, झुका देना है। मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और मोस्ट कॉटेज ट्रीज यानी पेड़ में से जो कदई लगे हुए हैं, काई, उसको दूर कर देना है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि यह चौथा लेसन ओड टू ऑटम से लिया गया है, और इसके राइटर हैं जॉन किट्स। जॉन किट्स, जो 26 वर्ष की उम्र में ही ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बीमारी से मर गए थे।
टीबी के बीमारी से मर गए थे। दूसरी बात, ये रोमांटिक पोएट थे, याद रखिएगा, रोमांटिक पोएट भी थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू। बर्ट्रांड रसेल कहाँ के थे? मैं आपको बता दूं कि यह ब्रिटेन के थे। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। बहुत सारा इन पर क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन पर पूछता है, इसको याद रखना है, ये दोनों पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एवरी डैश डैश लाइव्स इन ए परपेचुअल प्रीकेरियस वैलेंस द न्यूज़पेपर। ये हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर का है। हाउ फ्री इज द प्रेस, लेसन 8 का प्रोज सेक्शन का लेसन है, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके बाद आ रहा है हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। देखिए हाउ मेनी हैंस, कितने मुर्गियां शुरू में बेंजी के द्वारा रखी जाती थी। तो ये द अर्थ चैप्टर का है, जिसमें बेंजी नाम का एक लड़का है जो मंद बुद्धि का है और सिंपल माइंडेड है, और ये मुर्गी का बिजनेस स्टार्ट करता है। उसकी मम्मी पापा चिंतित रहते हैं तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें मुर्गी पालन का सलाह देता है और ये मुर्गी पालता है, जैसे कि क्लास में पढ़ाया भी गया है। तो स्टार्टिंग कितने मुर्गियों से करता है? तो याद रखिएगा, ये डजन। और उसी पीरियड में एक फ्लोरेंस नाम की लड़की है जो इसके यहाँ स्टाफ के रूप में काम करने आती है और बाद में इसकी पत्नी बन जाती है। कहानी क्या है आपको बताया जाएगा। डिटेल्स पढ़ने के लिए चैप्टर पढ़ लें। 88 क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक इच फ्रॉम। बल्कि मेरा विश्वास करो कि मैं अपने यात्रा के गति को तेज बना दूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह लाइन किससे लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से है, जिसको किसने लिखा है आप लोग को पता होगा, बहुत ही फेमस कवि हैं जॉन डन जी, जॉन डन, याद रखेंगे। और इनकी प्रेमिका का नाम एनी मोर था, एनी मोर, ANNEMORE। उन्हीं के याद में इन्होंने यह कविता लिखा था, उन्हीं को समझाने के लिए यह कविता लिखा था जब वे जर्मनी की यात्रा कर रहे होते थे। एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्वीटेस्ट लव नॉट गो का है, उसको भी देख लेंगे। आखिर हम लोग पहुँच ही गए 89 पे, और चूंकि क्वेश्चन 100 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। ये डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स। देखिए ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये भी द अर्थ चैप्टर से लिया गया है, जिसमें बेंजी है और वह सैंडर्स नाम के व्यक्ति से ज़मीन खरीद लेता है। तो द अर्थ इसको किसने लिखा है? तो H.E. बेट्स ने लिखा है। H.E. बेट्स इसके राइटर का नाम है। याद रखेंगे, राइटर नेम से और लेसन नेम से मैचिंग टेस्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग देख ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, द बुक कम माई बिलव्ड। द बुक, ये जो बुक है कम माई बिलव्ड, किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये तो कमला दास ने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। हैज डैश डैश बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या है? स्कैंडिनेवियन है, अफ्रीकन है, स्कैंडिनेवियन है, अमेरिकन है या इंडियन है? तो इंडियन है। क्योंकि कमला दास ने इसको लिखा है तो वह इंडियन राइटर थी, कमला दास जी का लिखा हुआ यह बुक है, इसलिए इंडियन ही बैकग्राउंड होगा। और कमला दास क्या थी? इंडियन थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं 91 नंबर क्वेश्चन, एंटोन चेकोव डैश डैश बाय प्रोफेशन। तो मैं बता दूं एंटोन चेकोव रसिया के राइटर थे, रसिया, और पेशे से यह डॉक्टर थे, और ये अपने जीवन की शुरुआत कॉमिक स्केच से किए थे, कॉमिक स्केचेज।
याद रखिएगा। लेखन क्रिया की शुरुआत कॉमिक स्केचेस से किए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। कहाँ के थे? तो रशियन राइटर थे। और पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे। इसी में नटालिया के बारे में पढ़ना है। इनके लेसन का नाम क्या है? ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली? नानू काका जो लेसन 3 ए पिंच ऑफ सनफ के के लेसन में है, उसके हीरो हैं ये, जिसको मनोहर मलगांवकर ने लिखा है। और ये नानू काका के बारे में पूछा जा रहा है कि दिल्ली किस उद्देश्य से आए थे? तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से उन्हें मिलना था, इसलिए। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश डैश वाज ऑनर्ड, यहाँ देखिए, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक कवि हैं जिनका नाम है वाटर डिलामेरे, जिन्होंने एन एपिताफ चैप्टर को लिखा है। इन्हीं को 1953 ईस्वी में जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। इसके बारे में याद रखें। 94, ए डस्ट हुम डैश डैश बोर सेप्ट मेड अवेयर डैश डैश। तो ये लाइन द सोल्जर कविता का है, द सोल्जर पोएम, और इसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक जी, जिन्होंने इंग्लैंड के बारे में ही अपने पोएम को समर्पित कर रखा है। और यहाँ आंसर इंग्लैंड। और इसके बाद है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, देखिए जब दूध गायब होता है, और अनदर पैक्स बीन एस्टिफल्ड इज फ्रॉम, ये जो दूध वाली बात आ गया, ये याद रखिएगा, मैकाविटी चैप्टर से लिया गया है। मैकाविटी, जिसके राइटर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. एलॉट। टी.एस. एलॉट, ये याद रखेंगे। ये लाइन हो गया आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, आई सोर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। ये लेसन, ये जो लाइन है किस लेसन से लिया गया है? तो फायरहाइम, और इसको लिखा है केकियन दारूवाला। केकियन दारूवाला। और यहाँ पर क्या भर आएगा, क्या फील किया जाएगा? तो फॉरगेटफुलनेस। ये कहते हैं कि मैंने शपथ खाया कि आग को इस भूलने की पाप से मैं बचाऊंगा। नेक्स्ट, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, देखिए हिज ब्रो, उसकी भवें, डीपली लाइंड विथ थॉट्स। हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? किसके भवें जो है डीपली लाइंड हो जाते थे, मतलब उस पर रेखाएं पड़ जाती थी। किसके? यहाँ कभी किसके बारे में बात कर रहा है? तो मैकाविटीज के। ये लाइन मैकाविटी से लिया गया है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको टी.एस. एलॉट ने लिखा है। 98 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ रन थ्रो द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर कविता में इमेजेज और प्रेजेज, किसकी प्रशंसा, किसकी कल्पना की जा रही है भाई? तो इंग्लैंड की, क्योंकि द सोल्जर कविता को किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक। और ये वार पोएट थे, याद रखिएगा, वार पोएट। और इन्होंने इंग्लैंड की प्रशंसा की है इस कविता में। तो आंसर आपका इंग्लैंड होगा। नेक्स्ट 99, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। इंग्लिश बिलोंग टू इंडो यूरोपियन, याद रखेंगे, इंडो यूरोपियन आपका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते, ये 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। द लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ। एरा का मतलब युग होता है, डैश डैश न्यू इंग्लिश। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को देख करके और रीजन सहित आंसर समझे होंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ देखिए सब्सक्राइब, और कमेंट, लाइक, शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।